हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। तो आप सभी बहुत ही बेचैनी से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हम आपके साथ साथ आपके एग्जाम्स की तैयारियां करवा भी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ हिंदी कोर्स ए की, क्योंकि आज उन्हीं के लिए हम आज का वीडियो लेकर आए हैं। तो हमने क्लास नाइन्थ कोर्स ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं, यानी कि वर्णात्मक प्रश्न। किस किस तरीके के वर्णात्मक प्रश्न आ रहे हैं, क्या इनकी प्रिपरेशन करनी है, इन सभी के लिए मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन लेकर आई। देखिए, ये क्वेश्चंस आपके लिए सिर्फ एक बानगी मात्र होते हैं। बानगी मतलब एक सैंपल होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि इस किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनके लिए आपको उसी हिसाब से तैयार रहना, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, घुमा फिर आके पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस कराए जाते हैं। इसलिए नहीं कि ये क्वेश्चंस हैं, ये कर लो, ये सारे हो जाएंगे आपके, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होते हैं कि ऐसे घुमा फिर आकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन्हीं तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। तो इसमें आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस को जो है किस तरीके से हम समझें, कैसे आंसर लिखें, ये सारी प्रैक्टिस आपकी होगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम कर रहे हैं अपनी क्लास नाइन्थ हिंदी कोर्स ए की, हमारी बुक है शतज भाग 1। इसके गद्य खंड का पहला अध्याय करा चुके हैं, दो बैलों की कथा। आज हम दूसरा चैप्टर करा रहे हैं, ल्हासा की ओर, ठीक है। तो इसको करते हैं। चलिए, राहुल सातकायन जी जो हैं वो तिब्बत में ल्हासा की तरफ जा रहे थे और जाते समय उन्हें क्या क्या परेशानी हुई, उनको अपनी पहली यात्रा याद आई, सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजों का आनंद आया, कैसा रहा, तो यहाँ पर एक ये यात्रा वृत्तांत है जो हमने पढ़ा था। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, ठीक है। तो करीबन 15 प्रश्न लेकर आए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। हाँ, क्षितिज बुक से आने वाले आपके जितने भी प्रश्न रहेंगे, इनके उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में ही देने, ज्यादा नहीं जाने। तो हमेशा आंसर उन्हीं के अंदर आपको लिमिटेड रखना, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारे पास में, तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही। तिब्बत पूरी तरीके से पर्वतों से घिरा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ठंड रहती है, बर्फीली पहाड़ियां भी हैं, आपको बंजर पहाड़ियां भी मिलेंगी, हरी पहाड़ियां भी मिलेंगी, शिखरों पर बर्फ पड़ी रहती है, चोटियों पर। तो चारों तरफ का नजारा बहुत ही खूबसूरत रहता है। तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य सचमुच अनुपम है। यह सुंदर एवं मनोहारी घाटियों से घिरा पर्वतीय क्षेत्र है। एक ओर हरी भरी घाटियां हैं और हरे भरे सुंदर मैदान हैं, तो दूसरी ओर ऊंचे पर्वत है, इनके शिखरों पर बर्फ जमी रहती है। वहीं कुछ भीटे जैसे स्थान भी हैं। भीटे मतलब ऐसे सपाट बीच में, जिन्हें हम पठार कहते हैं, जिन पर कम ही बर्फ दिखाई देती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोने और नदियों के मोड़ पर इस खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। यानी कि अब देखो, जहां पर नदियों का मोड़ होगा वहां पर हरियाली ज्यादा हो जाती है, ठीक है। यहाँ की ठंडी जलवायु इसके सौंदर्य में वृद्धि करती है। अब चूंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल यहाँ पर ठंडक रहती है, भाई ठंड जो सर्दियों का मौसम होता है तो वहां तो बहुत ठंड बढ़ जाती है, लेकिन बाकी दिनों तो नॉर्मल रहती है। तो यहाँ पर घूमना फिरना और हमें अच्छा लगने लगता है। चारों तरफ इतना प्राकृतिक सौंदर्य होता है, उसको निहारो, और जलवायु तो ठंडी है जो हमारे लिए अनुकूल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमति लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित फायदा किस तरह उठाते थे। अब देखिए क्या था, सुमति जो है वो एक बौद्ध भिक्षु थे। अब लोगों को जो है क्या कहते हैं, वहां से लाया हुआ, बोध गया से लाया हुआ गंडा, वहां से कपड़ा लाते थे, उसको फाड़ फाड़ के लोगों को देते थे और उसके बदले में लोग अनाज देते थे, पैसे देते थे। लेकिन भाई वहां से लाया हुआ कपड़ा कितने दिन चलेगा, फिर वो किसी भी कपड़े को जो है बोध गया से लाया हुआ बताकर लोगों को देते और उनकी आस्था का जो है फायदा उठाते, इससे उनको पैसे मिलते थे, है ना। देखिए क्या है, सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति थे। वे तिब्बत में धर्म गुरु के समान माने जाते थे। सुमति बोध गया से कपड़े लाते और उन्हें पतले पतले आकार में फाड़कर गांठ लगाकर गंडा बना लेते थे। पतला पतला फाड़ते और फिर उनमें गांठ बना लेते थे। इन गंडों को वे अपने यजमानों को बांटकर दक्षिणा के रूप में धन लिया करते थे। बोध गया से लाए ये कपड़े जब खत्म हो जाते तो वो लाल रंग के किसी कपड़े का गंडा बनाकर यजमानों को बांटने लगते, ताकि वे दक्षिणा पाते रहे। इस तरह वह लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित फायदा उठाते थे। मतलब एक तरीके से गलत काम करते थे कि भाई आप पहले तो चलो बोध गया का जब तक कपड़ा दे रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब खत्म हो गया तो आप तो नॉर्मल कपड़े से ही आप उस कर रहे हो ना,
तो एक तरीके से उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडी के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। डांडे जो कि तिब्बत का सबसे खतरनाक जगह था, क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ऊंचाई पे था, बहुत सुनसान था, वहां पर डाकुओं का खतरा बहुत रहता था। अब चूंकि वहां पर लोग ज्यादा नहीं रहते, इसलिए वहां पर सुंदरता भी बहुत ही ज्यादा थी। तिब्बत में डांडे खतरनाक जगह है जो समुद्र तल से 17-18 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह सुंदर स्थान निर्जन एवं सुनसान होता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोने और नदियों के मोड़ के अलावा चारों ओर फैली हरियाली इसकी सुंदरता बढ़ाती है। एक ओर बर्फ की ढकी पहाड़ों की चोटियां हैं तो दूसरी ओर घाटियों में विशाल मैदान है। वहां भीटे जैसे पहाड़ों पर ना हरियाली दिखाई देती है और ना बर्फ। यह मिला जुला रूप प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ा देता है। तो बहुत जगह तो आपको बर्फ दिखेगी, जहां बर्फ नहीं है वहां हरियाली दिखेगी, और कुछ पहाड़ तो ऐसे हैं जो जहां पर ना बर्फ है ना हरियाली है, पूरी तरीके से जो है सपाट बंजर से एकदम सूने से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऐसा है प्राकृतिक सौंदर्य वहां का। प्रश्न संख्या 4 है, तिब्बत में खेती की जमीन की क्या स्थिति है? ल्हासा की ओर पाठ के आलोक में लिखिए। तो वहां की ज्यादातर जमीन जो है जागीरदारों में बटी है, क्योंकि ये वहां के मठों के साथ है। और ये जागीरदार कहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं? मठों से किए जाते हैं। मठों से जो भिक्षु आते हैं वो यहाँ से जायजा लेते हैं कि किस तरीके की खेती हो रही है, क्या हो रहा है, सारी तरीके से। ठीक है, देखिए क्या है, तिब्बत में खेती की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जमीनों का एक बड़ा हिस्सा जागीरों यानी मठों के हाथ में। तो जो जमीनें हैं वो ज्यादातर जमीनें जो हैं वो मठों के पास में है। अपनी अपनी जागीर में से हर जागीरदार कुछ खेती कराता है। इसके लिए उन्हें मजदूरों को मेहनताना नहीं देना पड़ता। तो मतलब वहां पर अब चूंकि ये मठों की जमीन होती है, इसलिए लोगों की धार्मिक आस्था के चलते वहां पे जो मजदूर काम करते हैं उसके लिए वो लोग पैसा नहीं लेते। ठीक है, तो कहते हैं एक तरीके से श्रम दान किया जाता है। खेती का इंतजाम देखने के लिए जिन भिक्षुओं को भेजा जाता है वे जागीर के आदमियों के लिए राजा जैसा होता है। अब मठों से ही जो है भिक्षु आते, जैसे भिक्षु नमसे थे, याद है ना, लास्ट में जो मिले थे, वो भी जागीरों की जो है वो देखरेख करने आए थे, जायजा लेने आए थे, भाई किस तरीके से खेती चल रही है। तो जहां वहां की जागीर के लोगों के लिए वो भगवान राजा की तरह हुआ करते थे, ऐसी आवभगत होती है उनकी। इन भिक्षुओं और जागीरदारों पर ही खेती कराने की जिम्मेदारी होती है। 5वां प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तिब्बती समाज समानता पर आधारित था। किसी तरह का छुआछूत, जाति प्रथा, लोगों के अंदर कोई मनमुटाव नहीं, भेद नहीं, कुछ नहीं था। सभी लोग बहुत हंसमुख और मिजाज के थे। अगर आप किसी के घर जाके अंदर जाकर चाय बनाना चाहते हैं तो वो अपने किचन में आपको घुसने भी देगा कि चाय बना लो। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको चाय बनाकर भी दे देगा। इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां ना थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छड़ पीकर यानी कि वहां की जो लोकल शराब होती है, पीकर मदहोश रहते। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे, यानी कि जो सुमति गंडे बांधते थे ना, उस पर उनका बहुत विश्वास था। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था, यानी कि उसमें लोग जो ना ऐसा विश्वास जिसका कोई तर्क नहीं, कोई बेस नहीं, ऐसी चीजों पर विश्वास कर लिया करते थे। कुंजर क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। अब कुंजर याद है, जब लास्ट में वो नमसे जी के पास थे तो वहां पे कुंजर थे ना, वो क्या थे? कुंजर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित प्रतियां हैं, यानी कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उन्हें अनुवादित करके हाथ से लिखी हुई प्रतियां हैं। यह मोटे कागजों पर सुंदर अक्षरों से लिखी गई हैं। ये प्रतियां भारी हैं, इनका वजन 15-15 सेर है। एक सेर मतलब 5 किलो। तो अब उनका वजन क्या, क्योंकि चूंकि मोटे मोटे कागजों पर है तो वो हैवी भी बहुत है, तो 15-15 सेर हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत में डाकुओं को कानून का भय क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए डाकू जो है वो वहां पर ऐसे इलाकों पर रहते थे जहां पर एक तो पूरा निर्जन इलाका, दूसरा वहां हथियार से संबंधित कोई कानून ही नहीं था।
अब मान लो जिस जगह पर वो लोग ये लूटपाट करते, वहां पे कोई होते, जितनों को लूटते सबको मार देते थे, किसी को छोड़ते ही नहीं थे, तो कोई गवाह ही नहीं बचता था और कोई प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं होता था, ताकि वहां पे मर्डर भी हो जाए तो 4-4 6-6 दिन किसी को पता ही नहीं चलता था, इतना सुनसान इलाका होता था, है ना। तो देखिए क्या है, तिब्बत में हथियारों का कानून ना होने से डाकुओं को हथियार लेकर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। यदि वे किसी की हत्या कर देते तो सुनसान इलाके में हत्या का कोई गवाह नहीं मिलता था और वे आसानी से बच जाते थे। भाई जिनके ऊपर उन्होंने हमला किया लूटने के लिए, उनके तो सभी को मार डाला, फिर कोई प्रत्यक्षदर्शी रहता ही नहीं था क्योंकि सुनसान इलाका। इस वजह से उनको कौन पहचानेगा कि भाई ये डाकू है या आम आदमी है। प्रश्न संख्या 8 है, यात्रा करते समय लेखक और उसके साथियों ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाई। अब ये सभी जो है ना भिखारी के बेश में थे, भिखमंगे के बेश में थे। अब डाकू आए तो भाई दया 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 करके भिखारी जो है 1 पैसा दे करके भीख मांगे। तो डाकू कहते थे भाई अगर ये भिखारी हैं तो हम इनको लूट के फायदा क्या, उनको छोड़ देंगे, इस वजह से, है ना। तिब्बती यात्रा के दौरान लेखक ने डांडे जैसे खतरनाक जगहों पर भिखमंगों का वेश बनाकर यात्रा की और डाकुओं जैसे ही किसी को देखते ये ही टोपी उतार कर कूची कूची 1 पैसा कहकर यह बताता कि वह भिखारी है। तो कूची कूची यानी कि दया दया 1 पैसा दे दो। तो कोई डाकू जैसा कोई व्यक्ति दिखता तो उसके सामने भीख मांगने लगते, तो वो उस व्यक्ति को डाकू की तरह लूटने का टाइम ही नहीं मिलता। वो पहले तो अरे भाई भिखमंगा, इससे हम क्या लूटेंगे, इसके पास तो खुद ही नहीं, इसलिए उनको छोड़ दिया करते थे। इस तरीके से लेखक तो बच जाते थे। लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था वहां के किलों को परित्यक्य क्यों कहा गया है। आप देखिए वो किले कभी चीनी सेना के लिए हुआ करते थे, चीनी सेना उस रास्ते में तैनात रह गई थी, लेकिन अब क्या है, उस सेना का आधिपत्य वहां से हट गया है। अब उनकी चीनी सेना द्वारा उसे त्यागा जा चुका है, इसीलिए उसे क्या बोला गया, परित्यक्य चीनी किले, यानी कि चीनी सेना द्वारा उसे त्यागा जा गया। ठीक है। लेखक जिस रास्ते पर यात्रा कर रहा था वहां किले बने थे। इन किलों को कभी चीनी सेना रहती थी, आज ये किले देखभाल के अभाव में गिरने लगे। कुछ किसानों ने आकर यहाँ बसेरा बना लिया, इसीलिए इन्हें परित्यक्य किले कहा गया। प्रश्न संख्या 10 है, डांडे के देवता का स्थान कहाँ था, उसे किस प्रकार सजाया गया था। तो डांडे का जो सर्वोच्च स्थान था वो देवता का स्थान था, वहां पर पत्थर, जानवरों की सींगे, झंडियां, इन सभी से उसे डेकोरेट किया गया था। डांडे के देवता का स्थान सर्वोच्च स्थान पर था, उसे पत्थरों के ढेर, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों, जानवरों की सींगों आदि से सजाया जाता था, क्योंकि वहां पे यही चीजें उपलब्ध थी, तो इन्हीं से वहां के लोग जो है शुरू से ऐसे स्थानों को डेकोरेट करते हुए आए। प्रश्न संख्या 11 है, डांडे क्या है, क्या वे सामान्य जगहों से किस तरह भिन्न है। देखिए डांडे जो है वो बहुत ऊंची जगह और सुनसान जगह है, 17-18 फीट पे है, सुनसान जगह है। ये बाकी जगहों से इसलिए भिन्न है क्योंकि उन जगहों पे लोग रहते हैं, रिहायशी इलाके हैं, लोगों का आना जाना बना रहता है, लेकिन ये इलाके इतनी ऊंचाई पर हैं, यहाँ का वेदर बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ठंडा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते और यहाँ के सुनसान वातावरण का फायदा उठाकर ही यहाँ इन रास्तों पर डाकू सक्रिय रहते हैं। तो जो लोग यात्री होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं, उन्हें हमेशा इन डाकुओं द्वारा लूटे जाने का डर बना रहता है, इसीलिए इसे थोड़ा सा खतरनाक जगह कही गई है, मौसम के हिसाब से भी, ऊंचाई के हिसाब से भी और डाकुओं के कारण। तिब्बत में डांडे सबसे खतरनाक जगह है, ये 17-18 फीट की ऊंचाई पर है, यहाँ आसपास गांव ना होने से डाकुओं का भय सदा बना रहता है, मतलब यहाँ पर रिहायशी इलाके नहीं है तो डाकू तो आ सकते हैं कभी भी। प्रश्न संख्या 12 है, तिब्बत में उस समय यात्रियों के लिए क्या क्या कठिनाइयां थी। अब जो यात्री आते थे उस समय, जब हमारे लेखक राहुल सातकायन ने जब सफर किया तो उस समय क्या परेशानियां थी। भाई आजकल तो सब सड़कें बन गई हैं, आप गाड़ियों से चले जाओ, दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय क्या था। तिब्बत की यात्रा में उस समय अनेक कठिनाइयां थी। तिब्बत की यात्रा करने पर प्रतिबंध था। पहली चीज तो ये था कि भारतीय जो हैं वो तिब्बत नहीं जा सकते थे, प्रतिबंध था। ऊंचे नीचे स्थानों पर आना जाना सुगम नहीं था, एक तो रास्ते अच्छे से बने नहीं थे और आने जाने के लिए साधन भी नहीं थे।
भरिया ना मिलने पर सामान उठाकर चलना कठिन हो जाता था। तो उस समय क्या होता था, मान लीजिए अगर मेरे पास सामान है तो सामान ढोने के लिए लोगों को रखा जाता था जिसे कहते थे भरिया। और मान लीजिए मेरे पास सामान ज्यादा है और मुझे कोई भरिया नहीं मिला, तो उस जगह जो इतनी ऊंचाई पर होता है वहां पर सामान लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो चढ़ाई होती है, इस वजह से डाकुओं के कारण जान माल का खतरा बना रहता। अब चूंकि वहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, दूर दूर गांव हुआ करते थे, सन्नाटा होता था, तो डाकुओं का डर भी बना रहता था। तो जो भी यात्री होते थे उन्हें इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कौन कौन सी अच्छी बातें थी? अब देखिए, ये यात्रियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल खतरनाक बातें थी। अब अच्छी बातें क्या थी? तिब्बत में यात्रियों के लिए कई अच्छी बातें थी। लोगों का मूड ठीक करने पर आसानी से रहने की जगह मिल जाती थी। ठीक है, उन्हें क्या होता था, अच्छी, अगर हम उनको थोड़ा सा कुछ पैसे वैसे अगर कुछ दे दें तो हमें अच्छी जगह मिल जाती थी रहने की। औरतें चाय बनाकर दे देती थी। वहां घर में आसानी से जाकर अपनी आंखों के सामने चाय बनाई जा सकती थी। अगर हम चाहें तो हम क्या करते थे, हम मान लो किसी ने हमने आग्रह किया कि भाई हमें चाय बनाने दीजिए, तो कोई लोग हमें घर के अंदर भी जाने देते थे कि ठीक है, अच्छा आप यहाँ अंदर जाकर चाय बना लीजिए। महिलाएं भी आतिथ्य सत्कार में रुचि लेती थी। जो महिलाएं थी वहां की वो भी काफी अच्छे से आवभगत करती थी सबकी। प्रश्न संख्या 14 है, तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने क्या क्या नए अनुभव प्राप्त किए? क्या क्या अनुभव थे? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने पाया कि वहां समाज में छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां नहीं। वहां औरतों को अधिक स्वतंत्रता मिली है। लोगों ने छड़ पीने का रिवाज है और बौद्ध धर्म के अनुयायी तिब्बती अंधविश्वासी भी, ठीक है, क्या है, वो थोड़ा सा अंधविश्वासी ही है। प्रश्न संख्या 15 है, लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की और क्यों? उन्होंने एक भिखारी के वेश में की थी। क्यों? क्योंकि वहां पर उस समय भारत से तिब्बत जाने के लिए भारतीयों के ऊपर प्रतिबंध था, आप ऐसे नहीं जा सकते थे। ठीक है, और डांडी जैसे खतरनाक इलाके में हमें लूटा ना जाए, मारा ना जाए, इसलिए एक भिखारी का वेश जो है वो उपयुक्त रहता था। लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के वेश में की क्योंकि उस समय तिब्बत की यात्रा पर प्रतिबंध था। इसके अलावा डांडी जैसी खतरनाक जगहों पर डाकुओं से इसी वेश में जान बचाई जा सकती थी, नहीं तो वो लोग क्या करते थे भैया, मार के लूट लिया करते थे। ठीक है, तो ये रहे 15 प्रश्न जो कि हमने आपको वर्णनात्मक प्रश्नों के रूप में कराए। तो ध्यान रखिए, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जाएं आप आसानी से लिखेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा ये मैं आपको ऑलरेडी हमने बता दिया, कुछ इसी तरीके से रहेगा, तो बस तैयारी ऐसी ही करनी है। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर हम देखेंगे एक उपभोक्तावाद की संस्कृति पर आधारित कुछ प्रश्नों। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़कर रखिए, ताकि हम अच्छे से आपको उनके क्वेश्चन समझा सकेंगे और आपके समझ में भी आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।